हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो तीन प्रकार से प्रेजेंटमेंट हो सकता है। फॉर एक्सेप्टेंस पहले बताया है, फिर बताया है प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, और तीसरा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो देखते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहले तो आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सोचिए। ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने ए को बिल लिख के दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज जो था ये ड्रॉ किया गया है ऑन सी। तो बताओ ए इसको कब प्रेजेंट करेगा। तो पहले एक बार ये प्रेजेंट करेगा फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लिए जाएगा। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो पहली बार जब ए जाएगा सी के पास तो वो उसको बोलेगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्या, कि आप पेमेंट करोगे। क्योंकि यहां पे क्या है, सी ने तो बोला नहीं पेमेंट करेगा, बी ने बोला था, बी इज द ड्रॉवर, ही हैज ऑर्डर्ड द ड्रॉई। ड्रॉई को उसने बोला है क्या कि भाई पेमेंट करना, ऑर्डर किया है। तो यहां पे ये जो होल्डर है, होल्डर हैज टू गो टू सी, उसको जाना पड़ेगा सी के पास और सी को बोलना पड़ेगा कि क्या तुम पेमेंट करोगे, एक्सेप्ट करो। अगर वो हां बोलता है तो यहां पे ये बिल वैलिड रहेगा, अगर वो नहीं बोल देता है तो इट हैज बीन डिसऑनर्ड। ठीक है, तो ये पहला प्रेजेंटमेंट हुआ। फिर दूसरा प्रेजेंटमेंट होगा फिर से फॉर पेमेंट। तो ये जो प्रेजेंटमेंट है दो प्रकार से हो रहे हैं। प्रेजेंटमेंट इन केस अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रेजेंटमेंट होता है फॉर एक्सेप्टेंस एंड देन फॉर पेमेंट। कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा फॉर साइट। तो फॉर साइट का क्या मतलब है, उसको दिखाना पड़ेगा। यानी यहां पे अगर फॉर साइट लिखा है, बी ने लिखा है कि फॉर साइट, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट जरूरी है, तो ऐसे केस में उसका मतलब कुछ नहीं है। उसका मतलब ये है प्रेजेंटमेंट एक्सेप्टेंस के लिए ही होगा। लेकिन यहां पे जब ये प्रेजेंट होगा, जब ये दिखाया जाएगा, वहां से दिन चालू होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे बी ने ये 10 तारीख को बिल बनाया था और ये ए प्रेजेंट करता है समझो 20 तारीख को, और यहां पे ये पेएबल था 1 महीने बाद, अगले महीने पेएबल था, तो यहां से 10 तारीख से काउंटिंग होगी अगर ये नॉर्मल बिल है तो। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया है आफ्टर साइट, तो आफ्टर साइट के केस में ये 20 तारीख से 1 महीना देखा जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है आफ्टर साइट में। आफ्टर साइट इज नथिंग बट, इसका मतलब ये है प्रेजेंटमेंट फॉर साइट अगर लिखा है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तो इसका मतलब है प्रेजेंटमेंट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए आपको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसका और कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब वही है कि इट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि ये जो दिन होंगे, दिन मैच्योरिटी के, वो चालू होंगे जब यहां एक्सेप्ट होगा तब। यहां से फिर वो 1 महीना है तो 1 महीने बाद पेएबल होगा, जब इसने बनाया उस तारीख से नहीं। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर प्रॉमिसरी नोट में है, दूसरा केस हम लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले। प्रॉमिसरी नोट में जब हम प्रेजेंटमेंट की बात करते हैं तो यहां क्या होगा, ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने ए को एक नोट लिख के दिया। तो यहां पे ये जो प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया है, क्या ए यहां पे फिर जाएगा क्या उसके पास? ए यहां पे जा सकता है क्या, बोल सकता है क्या उसको कि भाई मेरे को ये पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करके दो? देखो सोच के देखो, ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने ए को नोट लिख के दिया कि मैं पेमेंट करूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुमको पेमेंट करूंगा। अब ए उसके पास फिर जाएगा क्या? नहीं नहीं बताओ पेमेंट करोगे क्या? अरे भाई उसने खुद लिख के दिया मैं पेमेंट करूंगा, मैं वादा कर रहा हूं। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं एक्सेप्ट करो, ऐसा थोड़ी चलता। तो यहां पे एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पे आपने गुड्स दिया, आपको नोट मिला, तो नोट जो लिख रहा है वो तो खुद लायबल है ही, तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। यहां फर्क क्या पड़ रहा था, यहां पे बी था लायबल, तो बी सी को बोल रहा था, और सी जब तक हाँ नहीं बोलेगा तो उसकी लायबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि पेमेंट तो ये करने वाला है और बोल रहा ये है। लेकिन यहां यही बोल रहा है और यही पेमेंट करने वाला है, तो ऐसे केस में फिर एक्सेप्टेंस नहीं लगता। तो ये जो प्रेजेंट होगा ये सिर्फ एक बार प्रेजेंट होगा, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ठीक है, लेकिन यहां पे भी कभी कभी लिखा रहता है आफ्टर साइट या फॉर साइट, प्रेजेंट फॉर साइट। तो प्रेजेंट फॉर साइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से वैसे ही होगा कि इसके पास प्रॉमिसरी नोट आया, ये प्रॉमिसरी नोट ले जाके इसके पास बताएगा कि देखो भाई मेरे पास नोट है, मैं पेमेंट लेने आऊंगा। जब ये दिखाएगा नोट, वहां से दिन चालू होंगे, बस इतना सा फर्क पड़ता है। तो यहां पे अगर हम बोलते हैं आफ्टर साइट या फॉर साइट, तो प्रॉमिसरी नोट के केस में इट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर साइट।
लेकिन यहां पे फॉर साइट का कोई मतलब ही नहीं आता, क्योंकि फॉर साइट का मतलब है एक्सेप्टेंस। ठीक है, वही अगर हम एक चेक की बात करते हैं तो चेक के केस में क्या होता है, चेक के केस में मिस्टर ए है, उसने बी को गुड्स दिया, बी ने इसको एक चेक लिख के दिया है, ये चेक ड्रॉ किया गया एक सी पे, बैंक पे, ये बैंक रहेगा हमेशा, आपको पता है चेक के केस में सी विल बी ऑलवेज अ बैंक, ड्रॉई बैंक बोलते हैं इसको हम, और इसको कभी एक्सेप्टर नहीं बोलते। ठीक है, फिर अब यहां पे क्या होगा, बी ने ऑर्डर दिया था तो ए यहां पे जाएगा क्या एक्सेप्ट कराने। ऐसा होता है कि आपको मैंने अगर एक चेक दिया तो आप पहले बैंक जाओगे क्या, बैंक को बोलेंगे क्या भाई एक्सेप्ट करो, फिर मैं पेमेंट लेने फिर आऊंगा, तो नहीं, आप जब जाते हैं तुरंत पेमेंट लेते हैं, बिकॉज इट इज पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो इवन बिल ऑफ एक्सचेंज में कभी कभी हो सकता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज अगर पेएबल ऑन डिमांड है तो यहां एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एट साइट और आफ्टर साइट में फर्क है, ये आपको अब अच्छे से पता है। एट साइट मींस ऑन डिमांड, साइट पे पैसे मिलेंगे, एट साइट जैसे दिखाओगे पेमेंट मिल जाएगा, तो एट साइट का मतलब अलग होता है और फॉर साइट का मतलब अलग होता है। ठीक है, या आफ्टर साइट का मतलब अलग होता है। ठीक है, आफ्टर साइट है ना, आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, उसके बाद दिन चालू होंगे, लेकिन एट साइट है ना, तुरंत आप जाओगे और पेमेंट मिल जाएगा, देयर इज नो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चेक के केस में भी एक्सेप्टेंस नहीं लगता, यहां पे सिर्फ एक बार प्रेजेंट होगा ये चेक फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज बताइए। तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस कहां कहां पे होगा, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज में होगा, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट प्रॉमिसरी नोट में होगा, ये बिल में नहीं होगा, क्योंकि बिल में अगर फॉर साइट लिखा है तो उसका मतलब एक्सेप्टेंस ही है, और प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट सब में होगा, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको यहां पे बताया है कि प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन अगर वहां पे भी पहले से बोला है कि नहीं हमको प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है, तो वहां पे फिर प्रेजेंटमेंट नहीं लगेगा। जैसे कि बोल दिया है, राइट वेव कर दिया है, या फिर उसने सीधा सीधा बोल दिया है कि आप पेमेंट रिसीव करने आ जाना, यानी पेएबल एट साइट हो गया या पेएबल ऑन डिमांड हो गया, तो ऑन डिमांड वाले केसेस में जरूरत नहीं रहती। ठीक है, फिर पेएबल आफ्टर साइट, अगर ये प्रॉमिसरी नोट में लिखा है तभी आपको वो दिखाना पड़ेगा फॉर साइट, आफ्टर साइट। ठीक है, तो वहां से दिन फिक्स होंगे, तो इसीलिए जरूरी है टू कंफर्म द लायबिलिटी ऑफ द मेकर, उसकी लायबिलिटी कंफर्म करने के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है। और ये नोट के केस में ही रहेगा, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, यहां पे एक्सेप्टेंस ही रहेगा। ठीक है, तो फॉर साइट अगर लिखा है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वहां पे फॉर साइट का मतलब है एक्सेप्टेंस। ठीक है, फिर पेमेंट के लिए हर इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है, तो ये दिया है, तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज ऑलवेज नेसेसरी। तो ऐसा है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आएंगे, जैसे कि ओरल एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ऐसा आएगा। और आपको देखो कैसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको ऐसा रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा, ऊपर दे दिया आपको क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्सेप्टेंस मींस उसके पास प्रेजेंट करना है और वो उसको हाँ बोलेगा, जब वो ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आई विल पे, ही हैज कंफर्म द लायबिलिटी, तो ऐसा केस में हम मान लेंगे एक्सेप्ट हो गया है। फिर एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब देखो आगे कुछ नहीं लिखा है, आगे क्या लिखा है, सिर्फ एन ओरल एक्सेप्टेंस, तो सिर्फ ओरल एक्सेप्टेंस वर्ड यूज किया है। अब यहां पे क्या होगा, अगर ओरल एक्सेप्टेंस वर्ड यूज कर देता है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ये ध्यान आता है अपने को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस कैन बी ओरल, आपने तो ये भी पढ़ा था इट कैन इवन बी इंप्लाइड, तो हम उसके हिसाब से यहां पे लिख देते हैं यस इट इज करेक्ट, और ये भी लिख देते हैं इट कैन बी इवन इंप्लाइड, तो ये गड़बड़ हो जाती है, यहां पे गलत हो जाता है आंसर। तो ध्यान रखना इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज में ओरल एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती, लिखित रूप में होना, वो उसको लिख के देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। फिर एक्सेप्टेड वर्ड लिखना जरूरी है क्या, सिर्फ उसने साइन कर दिया तो नहीं चलेगा क्या, तो चलेगा। ठीक है, एक्सेप्टेड वर्ड जनरली लिखा जाता है, बट अगर नहीं भी लिखे तो इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, अगर वो सिर्फ साइन कर देता है तो इट इज वैलिड। ठीक है, वो साइन भी कहां करना है, कैसे करना है, ये सब भी देखते हैं अपन। तो देखो बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है, ऑलरेडी देख भी चुके हैं हमने। तो पहले तो
एक्सेप्टेंस क्या है वो बता दिया। एक्सेप्टेंस मींस उसने जब एसेंट दे दिया कि हाँ मैं ड्रॉवर जैसा बोल रहा है वैसा पेमेंट करूंगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, बट आपको इस पे केस स्टडीज नेचर के आएंगे। पहला तो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिटन, इट मस्ट बी इन राइटिंग। सिर्फ आप ओरली बोल दोगे कि हाँ हाँ पेमेंट करूंगा तो इट विल नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को पूरा होने के लिए इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये कंपलसरी है। फिर सेकेंड पॉइंट, ये सब हमने देख चुके हैं, एक हिसाब से आपका रिवीजन हो रहा है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी साइंड, एक्सेप्टेंस साइंड होना चाहिए, साइन किया होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ सिग्नेचर सफिशिएंट है, भले आप एक्सेप्टेड वर्ड ना लिखें तो भी चलेगा। इफ इट हैज बीन साइंड तो इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। मियर सिग्नेचर वुड बी सफिशिएंट। ऑल्टरनेटिवली एक्सेप्टेड वर्ड लिखा जाता है, ठीक है, तो लिखा जाता है जनरली, बट अगर आप नहीं भी लिखते सिर्फ साइन कर देते हैं तो इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन द बिल, कहां पे होना चाहिए? ऑन द बिल, बिल के ऊपर एकदम सामने में। ऐसा लिखा है क्या? बताओ, लिखा है क्या ऐसा? देखो पास से देखो, लिखा है क्या? एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन द फेस ऑफ द बिल, दिख रहा है क्या? यहां आपको मस्ट बी ऑन द फेस लिखा है क्या? फेस ऑफ द बिल यहां लिखा दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा, तो फेस ऑफ द बिल नहीं, ध्यान रखना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन द बिल, फेस ऑफ द बिल हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिया है आपको। It is not necessary that the acceptance should be on the face of the bill. It is not necessary that the acceptance should be on the face of the bill. Face पे रहे ये जरूरी नहीं, वो कहीं भी बिल पे होना चाहिए। अलग से पेपर पे लगा दिए तो it will not be a valid acceptance. Acceptance को पूरा होने के लिए it is compulsory to be on the bill. बिल होना चाहिए, बिल के ऊपर होना चाहिए, बिल के किसी हिस्से पे होना चाहिए। आप कहीं भी करो, आगे करो, पीछे करो, नीचे लिखा था, नीचे जगह थी वहां पे लिख दो। आपको कहीं जगह नहीं मिली, एकदम नीचे कोने में पीछे के पेज पे जगह मिली, वहां पे लिख दो, कहीं भी लिखो, बट इट मस्ट बी ऑन द बिल। अगर आप अलग से पेज पे लगाओगे तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस ऑन द बिल होना चाहिए। एंडोर्समेंट अलग पेज पे हो सकता है, एंडोर्समेंट अगर अलग पेज पे है तो वो वैलिड रहता है और उस अलग पेज को हम बोलते हैं अलोंग, बट यहां पे अलग पेज पे नहीं होगा। इट कैन नॉट बी ऑन द कॉपी ऑफ द बिल। हाँ, अगर वो कॉपी बिल का ही हिस्सा है, उसका एक पार्ट है तो बात और है, लेकिन इफ इट इज अ सेपरेट कॉपी, फोटो कॉपी वगैरह है, जेरोक्स कॉपीज वगैरह है, तो उसके ऊपर अगर एक्सेप्टेंस देंगे तो इट विल नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन द बिल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी ऑन द फेस ऑफ द बिल। एक्सेप्टेंस रिटन ऑन द बैक ऑफ द बिल इज ऑल्सो सफिशिएंट एक्सेप्टेंस इन लॉ। What is essential that it must be written on the bill, else it creates no liability. अगर नहीं होगा तो ऐसे केस में it will not be, it cannot be recovered, तो liability नहीं होगी। If the acceptance is signed upon a copy of the bill and copy is not one of the part of it, तो ऐसे केस में acceptance is not valid. Or if the acceptance is made on a separate paper attached to the bill, it is not a sufficient acceptance. फिर अगला पॉइंट, acceptance must be complete by delivery. मेरे ऊपर किसी ने बिल ड्रॉ किया, मैंने उसको साइन किया, ड्रॉवर में रखा और मर गया। ऐसा होता क्या? नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हो सकता है एक आध बार, तो मौत कभी भी आ सकती है। तो समझो मैंने एक्सेप्टेंस साइन किया और मर गया, तो यहां पे मैंने वो दिया नहीं, आगे वाले को भेजा नहीं, तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। डिलीवरी भले ही फिर एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो। अगर मैंने फोन करके बता दिया था, जैसे मैंने जिसके लिए एक्सेप्ट किया उसको बोल दिया, अरे गुप्ता जी मैंने आपका बिल एक्सेप्ट किया हूं, वो रखा है, आप ले जाना, मैं आपके लिए होल्ड कर रहा हूं, ऐसे केस में इट विल बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि इट हैज बीन कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इवन इफ इट इज नॉट एक्चुअल डिलीवरी बट इट इज कंप्लीट बाय डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिवली हमने बता दिया, इंप्लाइड, कि मैंने डिलीवर कर दिया। इफ इट हैज बीन कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर्ड, तो भी ऐसे केस में हम मान लेंगे इट इज डिलीवर्ड, ठीक है। तो डिलीवरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट कर लिया और अपने पास रख दिया, उसको दिया नहीं, तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा था, बट अभी आप फिर से एक बार पढ़ेंगे तो रिवाइज हो रहा है आपका, ठीक है। फिर वेयर अ बिल इज ड्रॉन इन सेट्स, द एक्सेप्टेंस शुड बी पुट ओनली ऑन वन पार्ट। तो हमने देखे थे फॉरेन बिल्स जो होते हैं ये सेट में ड्रॉ किए जाते हैं। आपको एग्जांपल याद हो गया, हमने देखा था कि यूएस से एक व्यक्ति ने बिल ड्रॉ किया और वो यहां भारत भेज रहा है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कहीं गड़बड़ हो सकती है, जैसे हो सकता है कि शिप आया नहीं। अब ये बहुत पुराने टॉपिक है, आजकल ऐसा नहीं होता, बट आप समझ के देखो ये कब का एक्ट है, एकदम बाबा आदम के जमाने का, 18वीं शताब्दी का एक्ट है। उस टाइम टेलीकम्युनिकेशन इतना ज्यादा एडवांस नहीं था और इसीलिए बहुत दिक्कत जाती थी। हो सकता है कि कई बार शिप आती ही नहीं थी, इसीलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है कि शिप का आना नहीं आना कंटिजेंट माना जाता था।
ठीक है, आजकल तो ऐसा नहीं होता, बट फिर भी पहले के जमाने के अगर आप सोच के देखते हैं तो उस टाइम पे एक ही व्यक्ति था, यूएस में बैठा है, वो एक ही बिल के 3 हिस्से बनाता था, सेट बनाता था और भेज देता था भारत में एक्सेप्टेंस के लिए। एक्सेप्टर या ड्रॉई उसको किस पे एक्सेप्टेंस देगा? कोई भी एक पार्ट पे। अगर उसको 2 या 3 पार्ट भी मिलते हैं तो भी एक ही पे एक्सेप्टेंस देगा। तो तीनों पार्ट को अलग भेजा जाता था, अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन से। एक दूसरे शिप से जा रहा है, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मोड से उसको भेजा जाता था। तो ये क्यों जरूरी था? ताकि कोई लॉस इन ट्रांजिट वगैरह ना हो, डिले इन प्रेजेंटेशन ना हो, इसीलिए ये एक्सेप्टेंस के लिए भेजा जाता था। तो यहां पे वो एक ही पार्ट पे एक्सेप्टेंस देना चाहिए ड्रॉई ने। अगर वो एक से ज्यादा पार्ट पे एक्सेप्टेंस देता है तो ऐसे केस में ही कैन बी हेल्ड लायबल ऑन ईच ऑफ देम सेपरेटली, सबको अलग बिल मान लिया जाएगा। तो ये हमने डिटेल में पूरे डायग्राम्स के साथ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ बिल्स एंड सेट देख चुके हैं। फिर एक्सेप्टेंस में भी आइदर जनरल और क्वालिफाइड। तो हमने देखे कि जनरल और क्वालिफाइड दोनों प्रकार के एक्सेप्टेंस हो सकते हैं। जनरल यानी सीधा सीधा जैसा बोला है वैसा का वैसा उसने एक्सेप्ट कर दिया और बोला कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा। क्वालिफाइड यानी कंडीशनल। ध्यान रखना, क्वालिफाइड यानी अच्छा नहीं, अपने को लगता क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे वाह क्या जबरदस्त क्वालिफाइड है वो। यहां पे क्वालिफाइड यानी क्या है? कंडीशनल। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये चीज आपको इवन ऑडिट में बहुत काम आएगी। जब अपन ऑडिट में देखते हैं कि एक व्यक्ति ने कंडीशनल रिपोर्ट दिया है यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट, आपको दिखेगा कि ऑडिटर शुड क्वालिफाई हिज रिपोर्ट। अब क्वालिफाई का क्या मतलब है? क्वालिफाई यानी हमको लगता है अरे अच्छा है, क्वालिफाइड रिपोर्ट है। क्वालिफाइड रिपोर्ट यानी क्लीन रिपोर्ट नहीं, क्वालिफाइड यानी बाकी सब ठीक है लेकिन यहां कुछ चीज गड़बड़ है, यानी सब चीज बराबर है लेकिन थोड़ा सा कहीं पे चेंज लग रहा है। तो आप वहां पे क्या करोगे? वहां पे क्वालिफिकेशन इशू करोगे, ये सब तो ठीक है बट यहां पे गड़बड़ है, तो इसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मींस कंडीशनल। ठीक है, सब्जेक्ट टू दीज पॉइंट्स, बाकी रिपोर्ट इज ओके। ठीक है, तो कंडीशंस जब लगाते हैं उसको क्वालिफाइड बोलते हैं। तो समझो यहां पे ए है, मिस्टर ए ने बी को गुड्स दिया था, बी ने सी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, समझो 10,000 के गुड्स थे। बी ने सी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। जब ए पहुंचता है सी के पास तो सी बोलता है मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन मैं सिर्फ 7,000 पे करूंगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंडीशनल एक्सेप्टेंस। उसने कंडीशंस लगा दिया। ठीक है, तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है होल्डर के ऊपर। ध्यान रखना, होल्डर वर्ड यूज करते हैं हम। होल्डर की जिम्मेदारी होती है प्रेजेंट करना, जरूरी नहीं है कि वो पेई रहे। पेई और होल्डर का बहुत डिटेल में मैंने आपको पूरा डिफरेंस बता चुका हूं। तो देखो, होल्डर यहां पे मान सकता है कि ये बिल वैलिड है। अगर ये मानेगा कि हाँ ये बिल वैलिड है तो ही कैन रिकवर 7,000 फ्रॉम सी एंड द रेस्ट 3,000 फ्रॉम बी। यहां पे इसको इतने अधिकार रहेंगे। लेकिन इसके पास दूसरा अधिकार भी है, ही कैन डायरेक्टली डीम, मान लेगा वो, दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो अगर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो इट इज ऑन द होल्डर। होल्डर यहां पे अपर हैंड मिल जाता है इसको। मींस होल्डर यहां पे ट्रीट कर सकता है इसको वैलिड एक्सेप्टेंस या उसको ट्रीट कर सकता है एज डिसऑनर्ड। ठीक है, तो ये होल्डर के अधिकार है। समझो यहीं पे थोड़ा सा मैं फैक्ट्स चेंज करता हूं। समझो यहां पे ए ने इसको एक्सेप्टेंस होने के पहले ही किसी और को एंडोर्स कर दिया। अब ऐसा हो सकता है, अब आपको इस पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ये, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक्स को एंडोर्स किया, एक्स ने वाई को एंडोर्स किया। अब वाई जा रहा है समझो यहां पे सी के पास एक्सेप्टेंस के लिए। अब अगर सी ने इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्ट तो किया लेकिन 7,000 का ही एक्सेप्ट किया, तो ऐसे केस में अब वाई की जिम्मेदारी है, वाई ने ये एक्सेप्टेंस को अगर वैलिड मानना है तो वाई ने क्या करना चाहिए? पहले एक्स से, ए से, इन लोगों से पूछना चाहिए। अगर वो अपने पहले की पार्टी से नहीं पूछता है और इस एक्सेप्टेंस को वैलिड मान लेता है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, इफ होल्डर ट्रीट्स अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस एज वैलिड विदाउट आस्किंग द प्रायर पार्टीज, देन सच प्रायर पार्टीज गेट्स डिस्चार्ज। ये लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे एंड वाई कैन नॉट रिकवर फ्रॉम एक्स एंड ए। उन लोगों से रिकवरी नहीं की जा सकती। ठीक है, बट यहीं पे अगर वाई ने इन लोगों से पूछा था और इन लोग ने हाँ बोले ठीक है आप 7,000 के लिए एक्सेप्ट कर लो, तो ऐसे केस में ये लोग लायबल रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये होल्डर के ऊपर है। होल्डर कैन ट्रीट इट एज वैलिड एक्सेप्टेंस एंड होल्डर कैन इवन ट्रीट इट एज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों इसके अधिकार रहेंगे। तो ऐसा है।
तो ये एक बार आप देख लेना, ये सब क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको पता है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो विद पूरा डिटेल्ड आंसर्स इसमें दिया हुआ है। अब ये बहुत ही सिंपल से कुछ पॉइंट्स है। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जनरली कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, तो एक्सेप्टेड वर्ड यूज किया जाता है, लिखा जाता है वहां पे अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल और उसके नीचे साइन किया जाता है। बट अगर एक्सेप्टेड वर्ड नहीं भी लिखे तो चलता है, इट इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, सिर्फ सिग्नेचर जरूरी है, सिग्नेचर तो होना ही चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस अब भी जस्ट देखें, जनरल और क्वालिफाइड। एक ये पॉइंट ध्यान रखो, क्या बोला है, एक्सेप्टेंस ऑफ एन अमाउंट लेस देन दैट मेंशन ऑन द बिल, ये क्वालिफाइड है। फिर स्टेपुलेटिंग अ प्लेस ऑफ पेमेंट अदर देन दैट मेंशन ऑन द बिल, एक जगह बता दिया यहां पे पेमेंट मिलेगा भाई, तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मैं पैसा तो दूंगा लेकिन जब मेरे गुड्स बिक जाएंगे तब दूंगा, ये कंडीशनल हो गया। या फिर इंस्टॉलमेंट में मैं पे करूंगा, ये कंडीशनल हो गया। ठीक है, तो ऐसा है, तो दिया ही है। A qualified acceptance may be refused by the holder. He can, in such cases, treat the bill as dishonored by non-acceptance and take legal actions. बाकी ये क्वेश्चन एक सिंपल सा, एक्सेप्टेड बट पेमेंट विल बी मेड व्हेन द गुड्स डिलीवर्ड टू मी विल बी सोल्ड। तो ऐसे केस में इट इज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, और इट इज ऑन द होल्डर, ही कैन ट्रीट इट एज वैलिड और ही कैन ट्रीट इट एज डिसऑनर। इफ ही ट्रीट्स इट एज वैलिड, अगर इफ ही एक्सेप्ट्स इट, तो ऐसे केस में इट बाइंड्स ओनली द होल्डर एंड द एक्सेप्टर एंड नॉट द अदर पार्टीज हु डू नॉट कंसेंट। अगर किसी ने कंसेंट नहीं किया है तो दे विल गेट डिस्चार्ज्ड। तो ऐसा है। रूल्स रिगार्डिंग द प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल फॉर एक्सेप्टेंस, बहुत ही सिंपल से रूल्स है, कोई खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं है, बट एक बार अपन पढ़ेंगे। तो एकदम सी कैटेगरी क्वेश्चन है। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको 3 भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। फर्स्ट, ए कैटेगरी क्वेश्चन जो हमेशा आते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलरली पूछे जाते हैं, जो आप हमेशा देखते रहते हैं एग्जाम्स में, हर 1-2 एग्जाम बाद वो दिखते हैं, ये ए कैटेगरी। बी कैटेगरी यानी जो रोज रेगुलर तो नहीं आते हैं बट हाँ जरूर आते जरूर है, वो कई बार वो देखे गए हैं, तो ये बी कैटेगरी। और सी कैटेगरी यानी जो आते ही नहीं बट फिर भी ये भी आपको पढ़ना है, एक आध बार कभी पूछ लेता है। जैसे आप देखोगे जीडीआर वगैरह बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, एक आध बार पूछ लिया सीधा सीधा प्रोसीजर 8 मार्क की, तो आपको लिखते नहीं जमता। और बहुत सिंपल है, जैसे अपन यहां देखेंगे जीडीआर, पूरा प्रोसेस समझ लिए तो बहुत आसानी से वो समझ जाता है। तो आपको देखना है तो जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, कंपनीज एक्ट में अपन डिटेल में देखेंगे। प्रोसीजर याद रखो, बहुत इजीली सब चीज कवर होती है। और आपने एक और चीज करना चाहिए, आप ये जो भी चीज है इनके शॉर्ट नोट बनाओ और प्रोसीजर के तो जरूर बनाओ, और ये आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगा। आपने क्या करना है, प्रोसीजर जितनी भी है वो प्रोसीजर्स को एक छोटे शीट ऑफ पेपर में लिख लेना। एग्जाम में जैसे 2 बजे की एग्जाम है तो उसके जस्ट पहले 1:30 बजे वगैरह, 1:30 बजे तो खैर आप पहुंच जाएंगे, तो आप समझो 11:30 बजे वो एक शीट निकाल लिए, उसको रिवाइज कर लिए, उसको घुमा लिए और उसको जाके देख लिए और उसके बाद एग्जाम दिए। तो यहां पे क्या होगा, वो जो शीट में प्रोसीजर दिया, अगर आप वो नहीं देख के जाओगे ना तो कुछ लिखते नहीं जमेगा। अगर आपने प्रोसीजर देख लिए तो ऐसे केस में आप वो इजीली लिख पाओगे। तो प्रोसीजर देख के जाओगे और तुरंत वो क्वेश्चन आ गया समझो 8 मार्क का, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाता है। तो सी कैटेगरी क्वेश्चंस भी जो रहते हैं उसको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। उसको ऐसी जानकारी होना चाहिए कि कभी अगर गलती से पूछ लिया तो थोड़ा बहुत तो हम लिख पाए, ठीक है। तो कोई भी चीज छोड़ना नहीं है आपको, यहाँ पे 100% स्टडी करना है, वो एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको सीए एग्जाम्स में पास होना पक्का करना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम बहुत बार छोड़ के जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत आसान है ये सोच के छोड़ देते, कई बार ये सोच के छोड़ देते बहुत मुश्किल है, और जो पढ़ते हुए एकदम बकवास चीजें रहती है उस पर क्वेश्चन ही नहीं आते तो ऐसा होता है। तो बहुत मुश्किल जो रहेगा वो तो करना ही है आपको, बहुत आसान को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत आसान छोड़ देते और जब आसान आता है ना तब ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप सोच के देखो, मैंने अगर आपको पूछा कि आप अपने बारे में बताओ, तो यहां पे आप क्या बताओगे, बड़ा मुश्किल हो गया। जनरल क्वेश्चन है, आपके बारे में बताओ। लेकिन मैंने पूछा आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओ, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप इजीली बता पाओगे। तो जनरल क्वेश्चन जितने आते हैं ना उतना मुश्किल जाता है, तो इसलिए जनरल क्वेश्चंस को भी आपको स्पेशल कैसे बनाना वो सब भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, तो अपन देखते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सी कैटेगरी है रूल्स। इसमें क्या है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस बाय हुम, कौन कर सकता है, होल्डर। ध्यान रखना पेई वर्ड मत यूज करना, होल्डर, एनी होल्डर कैन प्रेजेंट। When acceptance is not necessary, कब कब एक्सेप्टेंस नहीं लगता है, तो if it is on demand और at site means on demand, ठीक है। फिर बोला है कि all other bills require acceptance such as
वेयर इट इज पेबल आफ्टर साइट, तो आफ्टर साइट बोला है तो दिखाना जरूरी रहता है, वहां से फिर उसका डेट प्रेजेंट होने के बाद उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी फिक्स होगी। वेयर अ बिल एक्सप्रेसली स्टिपुलेट्स दैट इट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, तो यहां भी बताना जरूरी रहेगा। फिर टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस क्या होना चाहिए, तो हमको ड्रॉई के यहां जाना है तो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर द ड्रॉई, तो वो उसके यहां पे जाएंगे एंड विद इन रीजनेबल टाइम। फिर इट मस्ट बी विद इन ऑन अ बिजनेस डे, एक बिजनेस का दिन होना चाहिए, छुट्टी के दिन आप नहीं ले जा सकते। इफ अ बिल इज डायरेक्टेड टू ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ये वाला एक पॉइंट ध्यान रखना, ये मैंने आपको ऐसे बता चुका हूं। कभी कभी ऐसा होता है एक प्लेस बताया है, जगह बता दी थी कि आप ये एड्रेस पे चले जाना, न्यू इतवारी रोड, बड़कस चौक, नागपुर, यहां पे आप चले जाना, यहां पे आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। अब वहां पे वो आ गया, न्यू इतवारी रोड, वो जो भी फ्लैट नंबर बताया था वहां पे पहुंच गया। अब वहां पे मैं बैठा हूं, वो मेरे यहां पे आता है और मैं उस पर साइन कर देता हूं, मैं देखता हूं अरे नाम तो लिखा नहीं है, चलो कर डालो, मैं साइन कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने साइन किया मैं लायबल हो गया, क्योंकि उसमें एक प्रकार से ये बताया था कि आपको यहां मिलेगा और मैं वहां बैठा था, तो मेरे को यहां पे साइन नहीं करना चाहिए अगर वो मेरे लिए डायरेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो इवन इफ नो नेम हैज बीन मेंशन्ड आई विल बी हेल्ड लायबल, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। तो ऐसा है। फिर ये, हाँ, यहां पे एक और पॉइंट बताया, कभी कभी एक प्लेस बताई जाती है तो वो उस प्लेस पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर कभी पोस्ट ऑफिस भी यूज कर सकते हैं अगर यूसेज ऑफ ट्रेड परमिट करता है तो। Where the place of presentment is not specified, it should be presented for acceptance as at drawings place of business or residence, ठीक है। अगर ड्रॉई नहीं मिल रहा, हम जाते हैं उसके घर पे, बार बार मिलते ही नहीं है वो, तो हम ट्रीट कर सकते हैं कि डिसऑनर हो गया। जैसे हम जाते हैं और उसका लड़का बोल देता है पापा जी बोल रहे हैं, पापा जी घर पे नहीं है तो ऐसा अगर हो गया, तो मैं गया था एक्सेप्ट कराने, वो देखा उसने, अरे शर्मा जी आ रहे, उसने बोल दिया बेटे को बता दे नहीं है, वो बोल देता है पापा जी बोल रहे हैं, पापा जी घर पे नहीं है। बस जैसे उसने बोला मेरे को समझ गया ये तो गलत हो रहा है, तो यहां पे मैं डिसऑनर मान सकता हूं, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी सब सिंपल है। ड्रॉइज टाइम ऑफ डेलिब्रेशन, जरूरी है क्या वो तुरंत एक्सेप्टेंस करेगा, तो नहीं, ही हैज 48 आवर्स टू थिंक ओवर इट, वो उसको सोच सकता है कि एक्सेप्ट करना कि नहीं करना। फिर व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, कब कब आपको ये जरूरत नहीं रहेगी, जब आफ्टर रीजनेबल सर्च ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड, वो मिल ही नहीं रहा, हम गए ढूंढ रहे उसको, मिलता ही नहीं, वो देख रहा है शर्मा जी आ रहे हो, दुकान का शटर डाउन कर लिया, गायब हो गया। तो ऐसे केसेस में हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केसेस में प्रेजेंटमेंट इज नॉट नेसेसरी। फिर व्हेन द बिल इज ड्रॉन ऑन नॉन एग्जिस्टेंट और फिक्टिशियस पर्सन, फिक्टिशियस पर्सन पे, ऐसे व्यक्ति पे ड्रॉ किया है जो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जैसे मोहम्मद हनुमान डिसूजा तो ये व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पे बताया ड्रॉ किया है, तो मैं कहां जाऊंगा उसको ढूंढने, वो व्यक्ति तो है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में जो व्यक्ति है ही नहीं उसके पास प्रेजेंट नहीं हो सकता, या इवन जब वो इनकेपेबल है, जैसे माइनर है, अब वहां जाके वो एक्सेप्ट कर भी लेगा तो क्या मतलब है, तो ही इज नॉट लायबल। तो ऐसे केसेस में भी प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, मैं डायरेक्टली इसको डिसऑनर मान के डायरेक्टली ड्रॉवर से क्लेम कर सकता हूं। फिर व्हेन द ड्रॉई इज इंसॉल्वेंट और डेड, ऐसे केस में अगर वो डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल हेयर्स को हम प्रेजेंट करेंगे, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके ऑफिशियल रिसीवर को हम प्रेजेंट करेंगे। इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट, अगर आप प्रेजेंट नहीं करते तो क्या होता है, ध्यान रखो, अगर प्रेजेंट नहीं किए तो सब पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती। टाइम के अंदर प्रेजेंट नहीं किया, बोला था कि ये मैच्योरिटी टाइम है, मैं गया ही नहीं, प्रेजेंट किया ही नहीं, एक्सेप्टेंस के लिए गया ही नहीं, तो ऐसे केसेस में सब डिस्चार्ज हो जाएंगे, इवन ड्रॉवर भी डिस्चार्ज हो जाएगा, ओरिजिनल कंसिडरेशन के लिए भी लायबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो यहां पे बी ने बिल दे चुका था ए को, और ए ने एक्स को, एक्स ने वाई को, अब वाई का क्या काम था, सी के पास जाना, एक्सेप्टेंस कराना, वाई गया ही नहीं। अगर वाई नहीं गया तो यहां पे कोई भी व्यक्ति लायबल नहीं है, एक्स नहीं, ए नहीं, बी नहीं, इवन बी नहीं, ठीक है। तो ड्रॉवर भी डिस्चार्ज हो जाता है बाय नॉन प्रेजेंटमेंट, ठीक है, और ये तो लायबल रहेगा ही नहीं क्योंकि उसने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था। तो ऐसे केसेस में इसका नुकसान हो जाएगा, अब गलती वो कर रहा है तो उसका नुकसान होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट, प्रॉमिसरी नोट को फॉर साइट आप कब प्रेजेंट करोगे, जब उस पे लिखा है, ठीक है। अगर फॉर साइट लिखा है या आफ्टर साइट लिखा है तो ऐसे केस में जब वो दिखाएंगे हम प्रॉमिसरी नोट, तब जाके उसके दिन चालू होंगे, मैच्योरिटी का दिन वहां से गिनना है।
प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट सब केस में करना ही पड़ता है, सिर्फ कुछ केस में छोड़ के। कौन कौन से केस में? तो देखो यहां दिया है व्हेन अ प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। तो ये सिंपल वाले केसेस है, कभी ऐसा एकदम रटने की जरूरत नहीं है, कभी एक आध बार पूछा तो आपको कुछ पॉइंट लिखते आना चाहिए। जैसे जब वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट है या वो डेथ हो चुकी है तो ऐसे केस में उसके पास प्रेजेंट नहीं होगा, या वो लायबल नहीं रह सकता, माइनर है, तो ऐसे केस में आप एक्सेप्टेंस पेमेंट के लिए उसके पास नहीं जाओगे क्योंकि माइनर है, ठीक है। या किसी भी प्रकार से ऐसा है कि वो इंटेंशनली आपको नहीं प्रेजेंट करने दे रहा, जैसे मूवीज वगैरह में होता है। तो जैसे मूवीज में होता है ना, एक हीरो जा रहा है, उसको कहीं पहुंचने नहीं देना है तो उसको बहुत मारते पीटते, आपने देखे होंगे जो जीता वही सिकंदर उसमें कैसा होता है, उसमें वो रतन जो होता है उसको बहुत मारते हैं ताकि वो रेस ना जीत पाए। तो वैसे यहाँ पे रेस है, वो लेके जा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं करने दे रहे, उसने गुंडे लगा दिया, तो ऐसे केस में हाँ ये है एक्चुअल पॉइंट है, मजाक नहीं कर रहा। देखो कब कब प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है। इफ द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट्स द प्रेजेंटमेंट, इंटेंशनली वो रोक रहा है। वही सेम एग्जांपल, वो मैं जा रहा था प्रेजेंट करने और मेरे को पकड़ लिए और मेरे को जाने ही नहीं दे रहे, तो मार रहे पीट रहे, ऐसे केस में मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा तो चलेगा, मैं डायरेक्टली डिसऑनर मानूंगा, डायरेक्टली केस फाइल करूंगा। सेकेंड पॉइंट, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, ही क्लोजेस सच प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन अ बिजनेस डे। चालू दिन था और बिजनेस डे, बिजनेस आवर में वो बंद करके भाग गया, देखा उसने, अरे शर्मा जी अरे शटर गिरा है, भाग गए। तो ऐसे केस में भाई देख के पता लग रहा है कि ये तो जानबूझ के नहीं पे करना चाह रहा, तो यहां पे मैं डिसऑनर मान लूंगा। वैसे ही थर्ड, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, वो वहां पे आता ही नहीं, ठीक है, ही या इसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट भी वहां पे आता ही नहीं, जहां पे पेमेंट की बात हुई थी वहां वो पहुंचे ही नहीं, तो सिंपल है। फोर्थ पॉइंट, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड, तो ढूंढ रहे हम वहां पे जाके मिल ही नहीं रहा, सिंपल पॉइंट्स। 5, एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज्ड, जिसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं, जिससे पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, ही हैज एग्रीड टू पे नॉटविथस्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, उसने बोल दिया है प्रेजेंट नहीं करोगे तो भी मैं पे कर दूंगा, ठीक है, तो प्रेजेंटमेंट वेव कर दिया है, अपना अधिकार उसने छोड़ दिया, तो ऐसे केस में प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं। एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मैच्योरिटी विथ नॉलेज दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, ही मेक्स अ पार्ट पेमेंट। देखो वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास एक बिल है, मैंने गया था एक्सेप्टेंस करा के ला लिया था, अब पेमेंट के टाइम में गया ही नहीं, अब यहाँ पे कुछ टाइम बाद मेरे को याद आया अरे यार पेमेंट लेना तो रह गया था, मैं पहुंचता हूं एक्सेप्टर के पास, एक्सेप्टर मेरे को ऐसे ही पेमेंट कर देता है, अरे शर्मा जी आप आए हो, 10,000 का बिल था ना, एक काम करो ये 3,000 रुपए अभी रख लो। अब मैंने 3,000 ले लिया, मैंने बोला यार अब दे रहा है, एक तो पहले लेट हो गया अपन, दे रहा है तो रख लो। अब यहां जैसे उसने 3,000 दिया ना, अब वो लायबल है 7 के लिए भी, 10,000 का बिल था लेकिन वो पूरा नहीं दिया था, उसने 3 दिया था, बट वो 3 देना ये दर्शा रहा है कि वो पेमेंट करने को तैयार है, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा मैं रिकवर कर सकता हूं, यहां मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा अगले बार तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट यहां पे बताया है। इफ द प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज वेव्ड, अगर वेव ही कर दिया है, छोड़ दिया है उसने, राइट, वेव करना है ना, छोड़ देना। फिर 8 पॉइंट, इफ द ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फॉर वांट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट, फॉर वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, यानी अगर आप ड्रॉवर को लायबल ठहरा ही नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल फिक्टिशियस पर्सन वगैरह हो गया, या और आगे बहुत सारे दिए, फिक्टिशियस या नॉन कॉम्पिटेंट, या व्हेन द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ऑलरेडी नॉन एक्सेप्टेंस हो चुका है तो फिर से नॉन पेमेंट, फिर से जाएंगे क्या अपन, तो नहीं जाएंगे। तो व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेजेंट, पॉसिबल ही नहीं है, किसी प्रकार से रोक दिया गया है, कोई ऐसी घटना हो गई जिसके कारण अब मैं ये कर ही नहीं पा रहा, तो ऐसे केस में भी प्रेजेंट नहीं किया तो चलेगा। तो गिनती के पॉइंट है, आप कुछ भी 2-4 पॉइंट ध्यान रखिए, वैसे क्वेश्चन नहीं आता है बट फिर भी। इसके बाद कुछ ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स और केस स्टडीज दी है, ये भी आप एक बार देख लेंगे तो बहुत ही आसान प्रकार की केस स्टडीज है। इसके बाद अपन आखिर में वैसे ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी केसेस, कैसे कैसे उसको सॉल्व करना। इसके बाद आपको दिया है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लायबिलिटी, तो ये हम देखते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।